पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान की जानिब से की जा रही गोलीबारी में खातून की जान चली गई है। वहीं गोलीबारी की जद में आने से 8 दीगर लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। पुंछ के शाहपुर, किरनी, कस्बा और मालती सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से रिहायशी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है और भारी मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे से ही पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलीबारी की जा रही है, जिसका हिंदुस्तान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी फौज जुमे के शाम से ही पुंछ के कृष्णा घाटी, बालाकोट, शाहपुर, करनी और मालती सेक्टर में लगातार गोलीबारी कर रही है। जराये का मानना है कि पहाड़ों पर हुई शदीद बर्फबारी से कश्मीर से दरअंदाजी के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब दहशतगर्दों को गोलीबारी के आड़ में राजौरी पुंछ के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज दुश्मन के सारे मंसूबों को नेस्तनाबूद कर रही है। इतवार को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई पोस्ट तबाह कर दिए गए थे और पाकिस्तान के 2 बड़े ऑफिसर जख्मी हुए थे। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से आज पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार इसी इलाके को अपना निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। बीते दिन भी जो गोलाबारी हुई थी उसमें एक नागरिक इसी गांव का जो जख्मी भी हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फिर से इसी गांव को दोबारा से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नसीर खान सर। हाँ नसीर जी, बताइए किस तरीके का डर रहता है जब गोलाबारी होती है? अभी भी जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। बहुत गोलाबारी हो रही है, हमें डर रहता है और सबसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें मोर्चा दिया जाए कि जिसमें हम अपने बच्चों को और फैमिली को रख सके। और सबसे ज्यादा फायरिंग हमारे गुतरियाँ, कस्बा, विस्मय मंदार में ज्यादा हो रही है सर। तो जब गोलाबारी होती है तो किस तरीके आप अपनी जान बचाते हैं, किस तरीके का डर है सर? उसमें ये जान ये ऐसे बचाते हैं कि किसी घर के नीचे, कोई भी घर नजदीक आ जाए, उसी घर के नीचे हम छुप के रहते हैं। वो भी उसमें भी खतरा है कि ऊपर से लकड़ी का घर है, कभी ऊपर गिरेगा तो अंदर खत्म हो जाएंगे सभी। तो इस गांव में अभी बैंकर नहीं बने? बैंकर बने हैं, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी बैंकर दिए हैं। जैसे 10-12 घर में एक बंकर दिया है, तो अब जो 50 मीटर दूर है वो उस बंकर में आते टाइम उसको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने तक? तो गोलाबारी इन दिनों में ज्यादा बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले भी बहुत ज्यादा थी और कल भी थोड़े हुए, परसों के दिन तो ज्यादा हुई और आज फिर चालू हो गई है। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे जान माल का काफी नुकसान हो रहा है और ज्यादातर गांव वालों की डिमांड है कि इंडिविजुअल बैंकर बनाए जाएं ताकि वो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। एलओसी गांव किरनी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे बच्चे और असातिज़ा भी पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से स्कूल में ही फंस गए, जिसकी खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बख्तर बंद गाड़ियां लेकर स्कूल पहुंचे और सभी को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। निकाला तो आप गोलाबारी के बीच में फंसे हुए थे? हम गोलाबारी के बीच में फंसे हुए। पाकिस्तान की तरफ से आज शाहपुर सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें, काफी लोग फंसे थे, स्कूल में बच्चे फंसे हुए थे। एक तरफ जहां भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वहीं पुंछ पुलिस भी किसी से कम नहीं है। हम आपको बता दें, आज पुंछ पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी ने कितने लोगों की जान बचाई, कितने लोगों का रेस्क्यू किया। हम आपको अंदर का हाल बताएं। अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ लोग भी हैं और उनके साथ स्कूल के बच्चे भी हैं और उनके साथ जो ये इंजर्ड भी हैं। सभी को पुंछ पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भारी गोलाबारी के बीच निकालकर यहां तक लाया और अब इनको इनके सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। एलओसी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। और ज्यादा अपडेट के साथ रमेश बाली हमारे नुमाइंदे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बाली, दोपहर 2:30 बजे से फायरिंग हो रही है, अब क्या है, क्या रुकी फायरिंग? हाँ, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कई हिस्सों में भारी गोलाबारी हो रही है। पूरे पुंछ जिले में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आज भी पाकिस्तान की तरफ से 2 बजे के करीब पाकिस्तान ने पुंछ के करीब गोलाबारी शुरू कर दी। आज की गोलाबारी इतनी तेज थी कि उसकी आवाजें पुंछ शहर तक सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी सिर्फ शाहपुर तक सीमित नहीं रही, कस्बा, मंदार, किरनी, बांडी चेचिया और दलान तक इन गांवों को भी निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है। अभी तक जारी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में
जो सीमा से 10 से 12 किलोमीटर दूर तक जो गांव हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें इस गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग जख्मी हुए हैं। गांव कस्बा के ही रहने वाले थे। मरने वालों की पहचान शोहिब अहमद और गुलनाज अख्तर के रूप में हुई है। गुलनाज अख्तर बाड़ी चेतिया की रहने वाली थी। वहीं जख्मी को भारी गोलाबारी के बीच निकालकर पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल लाया गया और बाद में कई जख्मियों को जम्मू रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि दिन का समय था, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे स्कूलों में थे। इस गोलाबारी के बीच बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। आपको यह भी बता दें गोलाबारी शुरू हुई जिस कारण कई स्कूलों के बच्चे फंस गए, जिनको पुंछ पुलिस ने रेस्क्यू कर बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। गोलाबारी अभी भी जारी है जिसकी आवाजें पुंछ शहर तक भी सुनाई दे रही हैं। पुंछ के अलावा क्या कोई और इलाके भी हैं जहां पर गोलीबारी की जा रही है या मोर्टार दागे जा रहे हैं? नहीं, इसमें सिर्फ पुंछ के जो शाहपुर कस्बा किरनी मंदार और इसी इलाके में जो गोलाबारी हो रही है और काफी तेज गोलाबारी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सीमा पर युद्ध हो रहा है और जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान ने अपनी रेंज को बढ़ा दिया है। अब बॉर्डर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जो गांव पड़ते हैं उन गांव में भी वो गोलाबारी कर रहा है और लोगों में अब डर पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि अब इन गांवों में भी बैंकर बनाए जाए और सरकार की तरफ से ज्यादा बैंकर जो कम्युनिटी बैंकर बनाए गए हैं और जो लोगों की डिमांड है कि इंडिविजुअल बैंकर दिए जाए ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित। रमेश बाली, बंकर का मसला बड़ा कड़ा हो गया है क्योंकि लगातार हम सुनते आ रहे हैं सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि बंकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? लगातार कोशिशें भी की जा रही है लेकिन जो आम लोग हैं उनकी ये शिकायत है कि बंकर अभी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के ऊपर ज्यादातर गांव है जहां पे सामान ले जाना काफी मुश्किल हो रहा है। पहले तो जो गोलाबारी होती थी वो सीमा के साथ जो 1 से 2 किलोमीटर के नजदीक जो गांव पड़ते थे वहां पे गोलाबारी होती थी और वहां पे सरकार ने तो बैंकर बनाना शुरू कर दिए। अब जैसे जैसे पाकिस्तान ने अपनी रेंज को बढ़ा दिया है और जो 10 से 12 किलोमीटर दूर तक जो गाँव पड़ते हैं जहाँ कभी ना 71 वार में या ना 65 वार में यहाँ पे गोले पड़े हो, वहां भी जो गोलाबारी हो रही है जिस कारण अब लोगों की डिमांड भी ज्यादा हो गया। हमने आज देखा जो बांडी चेचिया के जो ज्यादातर जो लोग हैं वो वहां से मूव भी करना शुरू कर दिए। वो चाह रहे हैं कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। उन्होंने अपने बच्चों को वहां से निकाल कर पुंछ शहर में जो अपने रिश्तेदार हैं या अपने शहर में जो उनके घर हैं वहां ले जाया गया है। जी रमेश, जब लगातार फायरिंग भी हो रही है, हमने ये देखा कि स्कूल में जो बच्चे थे आज पुंछ में वो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, लेकिन तस्वीर एक राहत देने वाले आई कि जब जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो बख्तरबंद गाड़ियां लेकर जाती है और स्कूल से जो टीचर्स हैं उनको भी बचाती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बचाया जाता है। जी बिल्कुल, हम आज खुद बॉर्डर पे थे और सीमा पे थे जब भारी गोलाबारी हो रही थी। हमने भी बड़ी मुश्किल से एक सुरक्षित स्थान ढूंढा, यहाँ पे हम छुप कर ये पूरी कवरेज कर रहे थे। जब इतनी जबरदस्त गोलाबारी, सभी बच्चे स्कूल में ही फंस गए और ज्यादातर जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो किसी पहाड़ में या किसी पेड़ के नीचे जाकर छुप गए। तो पुंछ पुलिस का हमने देखा कि इनकी बख्तरबंद गाड़ियां जब भी फायरिंग होती है तो इसी तरह इन्हीं इलाकों में इनके चक्कर लगते रहते हैं। और जब आज उन्होंने बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं है कि 10 से 20, जो कम से कम 100 से 200 के बीच जो इन्होंने वहां से लोगों को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ठीक है रमेश, जैसा कि आपने कहा कि वो जो बंकर हैं वो लगातार, माफ कीजिएगा, जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो बंकर बनाए जा रहे थे उनका काम लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ाया है इससे क्या कुछ परेशानी आएंगी और सिक्योरिटी एहलकारों को भी परेशानी हो रही है? जो आम लोग हैं वो तो परेशान होंगे। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ी बेचैनी वाली बात है कि जब इनकी रेंज बढ़ गई, अब आस्ता आस्ता यहाँ पे जो आज गोलाबारी हुई है उससे पुंछ शहर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यही गोलाबारी पुंछ शहर में होती है तो काफी तबाही होगी और अब पुंछ शहर के लोगों को भी लगने लगा है कि अगर 2 किलोमीटर दूर तक जो गाँव है, जो नंगाली साहब या बांडी चेचिया, वहां पे अगर गोलाबारी होगी तो कभी भी सिटी में भी गोलाबारी हो सकती है। अब जिला इंतजामिया के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह
इन गाँव में जल्दी से जल्दी बैंकर बनाए युद्ध स्तर पर, और इन लोगों के लिए कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढे कि जब भी फायरिंग होती है तो लोग सुरक्षित हो सके। जब पुंछ शहर में ऐसे कोई मुकाम ढूंढे जाए कि अगर ज्यादा फायरिंग हो तो उनको वहां से शिफ्ट करके या वहां पे सेफ उनको लाया जाए। ठीक है रमेश वाली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुंछ ज़िले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, आम लोग भी उसके जद में आ रहे हैं और मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है और जैसा कि रमेश वाली हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि फायरिंग अभी भी जारी है, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर है। और पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। स्कूल जो था वहाँ पर भी निशाना बनाया गया, हालांकि वक्त रहते बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी उन्होंने वहाँ पर फंसे असातिज़ा और स्कूल के जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको बचाया गया। उधर कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब वादी में तैनात इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को वापस बुलाया जा रहा है। वजारत खारजा ने कश्मीर में सुधरते हालात और एडमिनिस्ट्रेटिव पाबंदियों को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तैनात इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का अमल अब शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार वादी से मरहलेवार तरीके से अब इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की वापसी हो रही है। करीब 5 कंपनियों को वापस भेजा गया है। हालात में सुधार होने पर आगे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजे जाने का अमल जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के 5000 से ज्यादा जवान वादी से रवाना हो चुके हैं। मुझे बताए कश्मीर में हालात कब अब नॉर्मल थे। 4 अगस्त के बाद तो कश्मीर में हालात ऐसे नॉर्मल है जैसे कभी आज नहीं रही। पहले तो कभी कभी मानिए पत्थरबाजी होती थी, उसके बाद तो कभी पत्थरबाजी हुई नहीं। अब इन 118 दिनों में जब से ये दरार टूटी है, जब से नफरत की दीवार गिरी है, मैंने समझता हूँ कहीं एक भी चिड़िया का तो एक पंख भी कहीं नहीं उठा। हालात तब भी नॉर्मल थे और आज देखिए सड़कों में ट्रांसपोर्ट है चल रहा है। मुझे बटमालों से जवाहरनगर आते थे 1 घंटा लगा, तब भी नॉर्मल थे, आज भी नॉर्मल है। यहाँ कभी अब नॉर्मल नहीं रहे थे हालात। और जो यहाँ बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, पीस चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। अब वो सिर्फ वही चाहता है, वो खोखलेदारों को नकार चुका है। देखिए अप्रीहेंशन होती है जहाँ कभी भी ऐसे इलाके में जहाँ हमेशा जहाँ मैन स्ट्रीम लोग आपको हुर्रियत बन बैठे हो, पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हो, जहाँ पाकिस्तान हो, जहाँ सेपरेटिस्ट हो, जहाँ बहुत सी ताकतें हो, वहाँ हमेशा डिप्लॉयमेंट रहती है। वो हम लोगों की हिफाजत के लिए होती है, लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए होती है। उसको हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको हमेशा। मैं ये बताऊं कि सीआरपीएफ और बीएसएफ ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, कहीं पे ऐसी सिचुएशन नहीं आई, कहीं पे ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इन्होंने बिला वजह किसी सिविलियन पे डंडा उठा दिया या कहीं पे कोई गोली चला दी। मुझे लगा कि जिस तरह से इन्होंने इस पूरे 4 महीने अपना ऑपरेशन किया, बड़ी पीसफुली और लोगों के साथ कोऑपरेट करके किया। कश्मीर घाटी से 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद अब जबकि आम जनजीवन सामान्य हो रहा है और आम लोगों की जो आवाजाही है वो भी बढ़ रही हैं और हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो अतिरिक्त CRPF और BSF के जवानों को 5 अगस्त को यहाँ पे लाया गया है, उनकी जो 20 कंपनियाँ हैं उसको वापस कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं और ऐसे में सरकार ने ये स्टेप्स उठाए हैं कि हालात को देखते हुए उन्होंने जो अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की जो जवान तैनात थे पूरे कश्मीर घाटी में, सरकार ने ये स्टेप्स उठाए हैं कि जो भी अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो जवान थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ के हालात को सामान्य करने में और कई तरह की सिचुएशंस को डील करने में, जैसे कि पत्थरबाजी हो रही थी कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर, और उसको डील करने में और कर्फ्यू के दौरान और आम जनजीवन जो है वो ठीक ठाक रहे, ऐसे में जो CRPF के जवान हैं उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई इस हालात को सामान्य करने में। अब सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं और आगे भी ये प्राथमिकता रहेगी कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर रहे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी भी कंपनियां कुछ यहाँ पे हैं CRPF की या फिर BSF की, उनमें भी आने वाले दिनों में मज़ीद कटौती होने का इम्कान है। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत आराम से जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी चल रही थी। हाँ, माना जाता है कि इंटरनेट नहीं था, सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती थी, लेकिन जिस तरह से अब जो टुकड़ियां थी जो तैनात थी उनको वापस बुलाया गया है, ये इशारा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल है। देखिए, अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था तो उससे पहले ही करीबन 600 कंपनी जो है कश्मीर घाटी में तैनात की गई थी, और खासकर दक्षिणी कश्मीर में, क्योंकि एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि 370 हटने के बाद यहाँ हालात जो है सामान्य नहीं रहेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, वायलेंस बढ़ेगी। उस सब को देखते हुए, उस आशंका को देखते हुए ये कंपनी यहाँ लाई गई थी। हालांकि पहले कुछ दिनों तक लगातार यहाँ प्रतिबंध रहे और कर्फ्यू कई जगह पे जो धारा 144 था उसको लागू किया गया। उसमें काफी मदद की अतिरिक्त कंपनियों को जो यहाँ तैनात किए गए थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल यहाँ पे लाए गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हालात सामान्य हुए, धीरे धीरे अब सरकार को ये लगा है कि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर इन खासकर सीआरपीएफ की जो बटालियन थी उनकी जरूरत नहीं है। हालात सामान्य हुए हैं, रोजमर्रा के काम जो है धीरे धीरे होने लगे हैं, रेल सर्विस यहाँ चली है, यातायात चलने लगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई जगहों पर अब फुल फ्लो में चलता है, दुकानें भी लगभग आधे दिन से ज्यादा समय के जरिए खुलती हैं, कारोबार भी हो रहा है। तो इस सब माहौल में अगर कहीं पे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस रहेगी तो वो एक दूसरी मैसेज यहाँ से फिर देता है। तो इसलिए अभी फिलहाल 4000 के करीब यानी 4 कंपनीज को यहाँ से जो है वापस भेजा गया है, जो एडिशनल कंपनीज यहाँ लाई गई थी। और धीरे धीरे आगे जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा, हालातों में और बेहतरी होगी, तो ज्यादा और कंपनियों को भी यहाँ से भेजा जाएगा वापस, जो जहाँ रिजर्व फोर्सेस को जो यहाँ पर लाया गया था। निसंदेह ये एक इशारा करता है कि अब सुरक्षा बलों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, जो बाकी का पूरे इलाके में जो 370 हटने के बाद अगर हम पूरी इस घटना को देखें तो एक भी मौत जो है सुरक्षा बलों की गोली से नहीं हुई है। हालांकि अगर इसकी तुलना हम 2010 या 2008 से करें तो 100 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए थे स्टेशन में। लेकिन इस बार कुछ लोग जरूर घायल हुए थे, लेकिन मौत कोई भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, जिससे लगता है कि हालातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है निपटा गया। और अब चूंकि हालात बहुत सामान्य हुए हैं, इसलिए यहाँ से जो एडिशनल फोर्सेस है उनको धीरे धीरे यहाँ से विड्रॉ किया जा रहा है। जी ठीक है खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कश्मीर में जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की जो तैनाती थी, इजाफी फोर्स जो तैनात की गई थी, उसमें अब कमी की जा रही है। 4 टुकड़ियों को वापस बुला लिया गया और धीरे धीरे और हालात नॉर्मल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को वादी कश्मीर में तशद्दुद और बदअमनी फैलाने वालों को पकड़ने में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक बारामूला में दुकानों को नजरे आतिश करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अब्दुल कयूम ने जानकारी दी कि गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त मारूफ, आदिल, बिलाल और समीर के तौर पर हुई है। जैसा कि आप सबको पता है, 24 तारीख की शाम को बारामूला के मेन मार्केट में 2 दुकानों में आग लगी थी और तीसरे में अटैम्प हुआ था। उनमें से एक दुकान जो लिबास घर, जो 3 मंजिला था, 3 स्टोरी था, मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया। और दूसरा दुकान मॉडर्न टेक्सटाइल, उसको भी जुज़वी तौर नुकसान हुआ। और उसके बाद एक और जो दुकान था जहाँ पे कुछ मेडिसिन की शॉप थी, जिनको भी अटैम्प हुआ था, जिसमें लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो इस सूरत में हमने एक केस रजिस्टर किया था थाने में, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके लिए हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे डीएसपी साहब थे और उनके साथ बाकी अफसरान ने मिलकर काम किया इसमें। तो अल्टीमेटली ये लगभग 8 दिन की दिन रात की मेहनत जो पूरी बारामूला पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ रंग लाई, कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें मेन 4 लड़के हैं जिन्होंने ये सारा काम सरअंजाम दिया। 24 तारीख दिन को 4:30 बजे 3 लोग, मारूफ, आदिल और बिलाल, आज शाम को हम यहाँ दुकानों को आग लगा देंगे। तो प्लान के मुताबिक इन्होंने उसमें जो इनका चौथा साथी था समीर,
उसके ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि वो पेट्रोल ला कर रखेगा। तो समीर उसके बाद अपनी सिक्योरिटी पे ओल्ड टाउन आज़ाद गंज में गया, वहाँ उसने पेट्रोल पंप से 400 रुपये का पेट्रोल ख़रीदा। वो 400 रुपये 150 रुपये उसको बिलाल ने दिया, जिसकी अपनी खुद दुकान है कांली बाग में, और 250 रुपये समीर ने दिए। तो 400 रुपये का पेट्रोल लेकर उन्हें प्लान बना कि शाम को 8 बजे बिजली आती है, 8 बजे से पहले पहले हम ये काम कर देंगे। उधर किश्तवाड़ पुलिस ने एक दीगर दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त तारिक हुसैन वानी के तौर पर हुई है। तारिक किश्तवाड़ के ही डच्चन मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। 17 RR CRPF की 52वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पीर की देर रात मिलिटेंट को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। यह मिलिटेंट 14 नवंबर को दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल में शामिल हुआ था। इसके पास से एक राइफल, एक मैगजीन, 64 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्द की मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें उसकी दाईं टांग में गोली की खबर है। पुलिस तारिक से पूछताछ कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि उसे हिजबुल मुजाहिदीन के कई अहम जानकारियां हासिल होगी।